Hello everyone, online class 9th, subject SST, chapter 3, part 2, Hitler's rise to power, Hitler का उदय. This crisis in the economic, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, attacked as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party come to be known as the Nazi Party. अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था. 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी. रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध के शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था. भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए. जर्मन सेना के पराजय ने न तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया. 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली. धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया. इस पार्टी के बाद में नात्सी पार्टी का नाम से जाना गया. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march on Berlin, and capture power. He failed, was arrested, tried for treason, and later realized the Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930th century. It was during the Great Depression that Nazism become a mass movement. As we have seen, after 1929, banks collapsed and businesses shut down. Workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी. इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह सफल रहा. उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया. नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 में दशक की शुरुआत सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामद्दी के दौरान नत्सीवाद ने एक जन आंदोलन के रूप ग्रहण कर लिया. जैसा कि हमें पहले
देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन सांसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले थे। Hitler was a powerful speaker. His passion and his word moved people. He promised to build a strong nation under the injustice of the Versailles Treaty and restore and dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all foreign influence and resist of foreign conspiracies against Germany. हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश के विदेशी प्रभाव को मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacles in mass mobilization. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझा था। हिटलर के अंतिम भारी समर्थन दर्शाने और लोगों को परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as Messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captured the imaginations of a people whose sense of dignity and pride had been stretched and who were living in a time of acute economic and political crisis. नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसके प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का ध्वंस। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग
offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to Hitler. By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspend civic rights like freedom to speech, press, and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. Then he turned on his archives, the communist, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. The repression of the communists was severe. Out of the surviving 6,808 arrest files of Düsseldorf, a small city of half a million population, 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों की जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 के जरिए किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमार संविधान में इन अधिकारियों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों का रातों रात कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बार दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसेल्डोर्फ शहर में गिरफ्तार कर दिया गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all power to sideline parliament, the rule by decree. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economic, media, army and judiciary. 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनवेलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी के बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून में हिटलर को संसद को हैसियत पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया गया। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी forces were created to control and other society in ways that the Nazis wanted. Apart from the already existing regular police in green uniform and the storm troopers, these included
the Gestapo, the SS criminals police and the security service. It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that have the Nazi state its reputation as the most dread and criminal states. People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up the sent to concentration camp, deported at will, or arrested without any legal producers. The police force acquired power to rule with impunity. पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स ऐसे के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्यों पुलिस, एमएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। इन नवगठित दो दास्तों में बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खुखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रों गृहों के किसी को भी बंद किया जा सकता था। वह नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। थैंक यू।